हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने लास्ट लेक्चर 11 में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को, जिसमें कि हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज की इस लेक्चर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की या फिर न्यायिक पृथक्करण की। न्यायिक पृथक्करण सबसे पहले हमने सेक्शन 9 में ये देखा कि सामान्यतः पति और पत्नी का ये दायित्व होता है, ये लाइबिलिटी है कि वो शादी के बाद में एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को साहचर्य और सहवास प्रदान करें। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि उनका साथ में रहना असंभव हो जाता है, कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनके पास कुछ रीजनेबल कॉज ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें अलग अलग रहना ही सही होता है, उनका अलग अलग रहना ही और उनका अलग हो जाना ही सही होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो ग्राउंड है कि या तो वो तलाक ले लें, परमानेंटली एक दूसरे से अलग हो जाएं, या फिर टेम्परेरी तरीके से जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा अलग रहने लगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण दो प्रकार से माना जाता था पहले, कि पारस्परिक सहमति से, कि म्यूचुअल कंसेंट से पृथक्करण, की म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग रहने लगे, या न्यायालय द्वारा पृथक्करण कर दिया गया कि कोर्ट ने क्या दे दी, डिक्री दे दी कि वो एक दूसरे से अलग रहें। ठीक है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत सिर्फ इसका एक ही ग्राउंड है, कौन सा, कि कोर्ट क्या करे, कोर्ट उन्हें अलग रहने के लिए, जुडिशियल सेपरेशन में रहने के लिए क्या दे दे, डिक्री दे दे। ठीक है, तो वो अलग रह सकते हैं। ठीक है जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी जबकि दोनों पक्षकार जिनका विवाह हुआ है एक दूसरे के साथ ना रह पाए, उनका साथ रहना संभव ना हो पाए, तो वो क्या करेंगे, जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक अर्जी दे देंगे। कहाँ पे, कोर्ट में, जिला न्यायालय में अर्जी दे देंगे कि हमारा साथ साथ रहना संभव नहीं है, रीजनेबल कॉज है हमारे पास में कि हम साथ नहीं रह सकते। तो वो क्या करेगा, कोर्ट अपना समाधान हो जाने पर उन्हें अलग रहने के लिए डिक्री प्रदान कर सकता है। ठीक है जी, पहले ही बता दिया कि एक्ट इस बात पर चुप है कि कोई भी पारस्परिक सहमति से या म्यूचुअल कंसेंट से कोई जुडिशियल सेपरेशन में रह सकता है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में किसकी बात की गई है, कि न्यायालय द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है, कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है। ये कब प्राप्त होता है, जबकि कोई वैलिड मैरिज हो। विवाह क्या होना चाहिए, विवाह वैलिड होना चाहिए, ना तो वर्ड हो और ना ही वर्डेबल हो। ठीक है, विवाह कैसा हो, वैलिड हो। ठीक है जी, अब न्यायिक पृथक्करण हो गया कि न्यायिक पृथक्करण से क्या हुआ, पक्षकार एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन उनका परमानेंटली वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। ये क्या है, टेम्परेरी है, वो कुछ समय के लिए हो गए हैं, या फिर तब तक के लिए हो गए हैं जब तक कि वो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है या कुछ भी परेशानी आ रही है वो जब तक कि दूर ना हो जाए। अब अगर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल गई है और उसके बाद में अगर वो साथ रहना चाहें तो पक्षकारों के मिलन के द्वारा, या फिर अगर वो साथ नहीं रह सकते तो वो क्या करेंगे, कोर्ट से डाइवोर्स ले लेंगे। तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री का अंत कब होगा, जुडिशियल सेपरेशन कब खत्म होगा, या तो वो एक दूसरे के साथ आ जाएं वापस, ठीक, एक दूसरे के साथ रहने लगे, या फिर वो डाइवोर्स ले लें, परमानेंटली एक दूसरे से अलग हो जाए, तो वो वहां पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री का अंत हो जाता है। ओके, अब एक और बात कि ये पहले क्या था, इसके अगर हम ये देखें कि इसके आधार क्या है, ग्राउंड क्या है, तो पहले सन 1976 से पहले जो इसके आधार थे, न्यायिक पृथक्करण के आधार अलग थे और तलाक के आधार अलग थे। लेकिन 1976 में अमेंडमेंट करके विवाह विच्छेद के, डाइवोर्स के और जुडिशियल सेपरेशन के न्यायिक पृथक्करण के आधारों को, ग्राउंड्स को समान कर दिया गया। जो आधार किसके हैं, डाइवोर्स के लिए हैं, जो कि सेक्शन 13 में बताए गए हैं, वही आधार अब किसके लिए हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी हैं, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन है। अब देखते हैं न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है कि सबसेक्शन 1 कि अदर पार्टी टू ए मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof as grounds on which a petition for divorce might have been presented। क्या कह रहा है कि विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, चाहे वो शादी जो हुई है वो इस अधिनियम के पहले हुई हो या इस अधिनियम के पारित होने के बाद हुई हो, ठीक है, अगर वो चाहे
तो जो आधार धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए दिए गए हैं उपधारा 1 में और पत्नी की दशा में उपधारा 2 में, कौन से सेक्शन की, सेक्शन 13 के, तो वो क्या करेगा, जिला न्यायालय में ऐसे आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिसमें कि डाइवोर्स के लिए क्या की जा सकती है, अर्जी दी जा सकती है, डाइवोर्स के लिए डिक्री के लिए एक अर्जी दी जा सकती है, कोर्ट में केस डाला जा सकता है इनमें से किसी आधार पर, तो उनमें से ही किसी आधार पर एक अर्जी दे देंगे, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि हमें साथ साथ नहीं रह सकते, हमारे पास रीजनेबल कॉज है और हमें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दी जाए, ठीक है, तो वो वहां पर अर्जी लगा देंगे। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर ए डिक्री फॉर ए जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड, इट शैल नो लॉन्गर बी obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by petition of either party and the being satisfied of the truth of the statement made in such petition, rescind the decree if the considers it just and reasonable to do so. सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में उसने अर्जी दे दी कि हम साथ नहीं रह सकते, हमें न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दे दी जाए, और वहां जहां की न्यायिक पृथक्करण के लिए आज्ञप्ति दी गई है, डिक्री दे दी गई है, अर्जी दी और कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया और उसने डिक्री पारित कर दी कि इनके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी जाती है और अब ये दोनों पक्षकार अलग अलग रह सकते हैं। वहां पर याचिका दाता आगे के लिए इस आभार के अधीन होगा कि प्रत्युत्तर दाता जो है उसके साथ सहवास ना करे। क्या कह रहा है कि जहां की डिक्री दे दी गई, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दी गई, और कौन, जिसने कि पिटिशनर जो था, ठीक है जी, वो इस आभार के अधीन होगा कि वो अब प्रत्युत्तरदाता के साथ ना रहे, कोहिबिट ना हो। लेकिन अगर न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा कोई याचिका पर, जैसे कि आवेदन पर ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर वैसा करना न्याय और युक्तियुक्त समझे तो वह आज्ञप्ति का विखंडन कर सकेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब डिक्री मिल जाती है किसकी, जुडिशियल सेपरेशन की, तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पक्षकार की वो उसके साथ में रहे या अपने दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन करे, ठीक है जी, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, वो अलग अलग रह सकते हैं हम। लेकिन उसके बाद में यह कह रहा है, लेकिन यदि न्यायालय को किसी भी पक्षकार की याचिका पर, ठीक है, और याचिका क्या दी गई है कि हम दोनों पक्षकार एक साथ मिल गए हैं या एक साथ क्या रहना चाहते हैं अब, तो क्या करेगा वो, और उसका समाधान हो गया है कि हाँ ये अब एक साथ रहने लगे हैं या एक साथ रहना चाहते हैं, और वो न्याय में और युक्तियुक्त समझता है, रीजनेबल समझता है, तो जो आज्ञप्ति दी गई है, कौन सी आज्ञप्ति दी गई है, जुडिशियल सेपरेशन की जो आज्ञप्ति दी गई है उसका क्या कर देगा, विखंडन कर देगा, रेस्काइंड कर देगा, उसे हटा देगा कि अब ये जुडिशियल सेपरेशन में नहीं रहेंगे, अब ये साथ रहेंगे। और यदि वो क्या करना चाहते हैं, वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, परमानेंटली अलग रहना चाहते हैं, तो वो उन्हें क्या कर सकता है, वो डाइवोर्स ले सकते हैं। और डाइवोर्स लेने पर क्या होगा, ये जो डिक्री होगी, जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री होगी वो विखंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितने तरीके से होंगी, पहले भी देख लिया था, जबकि पक्षकार एक साथ रहने लगते हैं, पक्षकारों का मिलन हो जाता है तब, या फिर वो क्या ले लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, परमानेंटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार फिर से कि न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन क्या है, कि जब विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी उपस्थापित या दायर कर सकेगा। मतलब जुडिशियल सेपरेशन के लिए क्या कर सकेगा, अर्जी लगा सकता है। कहाँ लगा सकता है, अर्जी जिला न्यायालय में लगाई जाएगी, जो पिटीशन होगी कहाँ प्रेजेंट की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चाहे वो शादी जो हुई है वो 18 मई 1955 से पहले हुई हो या 18 मई 1955 के बाद क्यों ना हुई हो, ठीक है। इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो अधिनियम के पारित होने से पहले शादी हुई थी या अधिनियम के पारित होने के बाद हुई थी। इसके बाद कहता है कि ग्राउंड क्या होंगे, आधार क्या होंगे, कि धारा 13 की उपधारा 1 में वो ग्राउंड होंगे जो कि पति पत्नी दोनों का प्राप्त है, और पत्नी के लिए सिर्फ धारा 13 की उपधारा 2 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उन आधारों में से किसी भी एक आधार पर क्या कर सकता है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिक्री के लिए क्या कर सकता है, अर्जी दे सकता है कोर्ट में। अब ये पहले भी बताया था कि 1976 से पहले दोनों के आधार अलग अलग थे, तलाक के और जुडिशियल सेपरेशन के। वर्ष 1976 में सब्स्टिट्यूट कर दिया है सेक्शन को, सेक्शन 10 को, और जुडिशियल सेपरेशन के और डाइवोर्स के आधार समान कर दिए गए हैं। ये ध्यान रखना है
ठीक है, अच्छे से याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब से जुडिशियल सेपरेशन के और डाइवोर्स के ग्राउंड एक समान कर दिए गए। तो कब से कर दिए गए? 1976 से। ठीक है जी। फिर कहता है सबसेक्शन 2 कि जहां की न्यायिक पृथक्करण की जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी गई हो और याचिकादाता इस आभार के अधीन नहीं होगा कि पक्षकार के साथ एक साथ रहे, साहचर्य करे और सहवास करे। याचिकादाता की कोई लायबिलिटी अब नहीं रही है इस बात की। ठीक है। फिर कह रहा है कि परंतु यदि न्यायालय न्यायिक और युक्तियुक्त समझे कि रीजनेबल समझता है और न्याय के लिए आवश्यक समझता है तो वह ऐसी आज्ञप्ति जो कि उसने दी है, जो डिग्री दी है न्यायिक पृथक्करण की, उसे क्या कर सकेगा? रेस्काइंड कर देगा, उसे विखंडित कर सकेगा। कब कर सकेगा विखंडित? जबकि पक्षकारों का मिलन हो गया हो, पक्षकार एक दूसरे के साथ रहने लगे हो, या फिर क्या हुआ है, पक्षकारों ने क्या ले लिया है? परमानेंटली डाइवोर्स ले लिया है, वो एक दूसरे से अलग ही हो गए हैं। ठीक है जी। एक बार हम देख लें कि जुडिशियल सेपरेशन के परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाएगा। कहता है कि जुडिशियल सेपरेशन से शादी खत्म नहीं होती है, विवाह का कोई विघटन नहीं हो जाता है। फिर एक और है कि पक्षकार साहचर्य एवं सहवास के दायित्व के अधीन नहीं होते, कि जो दोनों पक्षकार हैं अब उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है। उत्तराधिकार के जो नियम हैं, जो सक्सेशन के जो भी रूल हैं, वो अब भी प्रभावी होते रहेंगे दोनों पक्षकारों पर, और कोई भी पक्षकार पुनर्विवाह का मतलब दूसरी शादी करने का अधिकारी नहीं हो जाता है जुडिशियल सेपरेशन के। ठीक है जी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम तलाक को देखें तो जब तलाक हो जाता है तो पक्षकार क्या कर सकते हैं? अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है। न्यायिक पृथक्करण भी तलाक का आधार बन सकता है। कब बन सकता है? कि बहुत टाइम हो गया है और वो दोनों एक दूसरे से अलग ही रह रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो क्या वो तलाक भी ले सकते हैं। ठीक है। पक्षकार साहचर्य एवं सहवास चाहते हैं तो क्या करेंगे? न्यायालय से डिग्री का विघटन करा लेंगे, विखंडित करा लेंगे। न्यायालय से कह देंगे कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो वो जो डिग्री दी गई है जुडिशियल सेपरेशन की, वो विखंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरीके से कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है, न्यायिक पृथक्करण क्या है, और न्यायिक पृथक्करण होने पर इसका प्रभाव क्या होगा, और न्यायिक पृथक्करण की अगर डिग्री पारित हो गई है तो उसका अंत कैसे होगा। ओके। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को, जिसमें कि विवाह शून्य कब होते हैं, मींस वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज के बारे में और डाइवोर्स के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज का क्वेश्चन है कि सेक्शन 8 किसके बारे में प्रावधान करता है, और सेक्शन 9 में जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, इसके लिए जो अर्जी दी जाती है वो कहां पर दी जाती है, कोर्ट कौन सी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।